रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा कल, आज और कल, इस सीरीज में हम ग्रेटर नोएडा के इतिहास के उन अनसुने पन्नों को निकालते हैं जो आपके सामने अब आने वाला है। यानी कोई भी शहर बनता है, उस शहर को बनाने में किस किस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किसान जिसने अपनी जमीन दी, वो अधिकारी जिसने प्लान किया, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने इंडस्ट्री बसाई, और वो कर्मचारी जिन्होंने दिन रात एक कर इस शहर को सजाया संवारा। आज मैं अपने स्टूडियो में जोड़ रहा हूँ सतपाल भाटी जी को, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कर्मचारी यूनियन से जुड़े हुए हैं और अध्यक्ष रहे हैं शुरुआती दौर से। मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। नमस्कार सतपाल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सतपाल जी, बताइए कि जब ग्रेटर नोएडा बना था उस समय आपने कौन से ईयर में ज्वाइन किया था, और जो कर्मचारी हितों के लिए यूनियन बनी थी किस तरीके से आपने उनको बनाया और कैसे शहर को सजते संवरते देखा? ये ग्रेटर नोएडा का जनवरी 91 में स्थापना हुई इसकी। जी जी जी। उसके फर्स्ट बैच ही प्रोजेक्ट का, इंजीनियरिंग का पहला बैच ही 92 के फर्स्ट में अपॉइंटमेंट हुए, जिसमें कल्याण सिंह जी की सरकार थी। हाँ। तो उन दिनों हम लोगों का सिलेक्शन हुआ इसमें जी। 92 के स्टार्टिंग में, मार्च अप्रैल में हमने ज्वाइन किया था यहाँ। अच्छा। तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सेक्टर 20 में ऑफिस हुआ करता था। हाँ। साइट ऑफिस भी उसके बाद ही बना। हाँ। एक पोर्टा केबिन में यहाँ स्थल कार्यालय बनाया गया, जहाँ पे सभी नक्शों का तुगलपुर के सामने प्रदर्शन करते थे। हम बसों में जो आवंटी थे, जो अल्फा बीटा के स्टार्टिंग में, तो उनको सब नक्शे पे स्कीम समझाते थे कि यहाँ कहाँ क्या बनेगा, कहाँ गोल्फ कोर्स बनेगा, कहाँ सेक्टर बनेंगे, कहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी होंगी। तो ये सब हम उन लोगों को मौके पे समझाते थे। जब तक फील्ड में स्टार्ट नहीं हुए थे काम, केवल नक्शे पे ही चल रहा था। हाँ। तो उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होता, पहला पोजीशन लेना शुरू किया, जो 105 मीटर चौड़ी रोड को बनाने का कार्य सबसे पहले प्रारंभ हुआ। तो वहाँ किसानों से वार्ता करना और मौके पे लोगों के साथ फेस टू फेस इसकी स्टार्टिंग करना और समझाना बड़ा अजीब सा पहलू था और अलग तरह का अनुभव होता था इसमें, और खुशी होती थी कि किसी शहर की नींव रखी जा रही है। इसी बीच में लोग अधिकारी चेंज होते रहे। योगेंद्र नारायण साहब थे उस टाइम जब हमारा अपॉइंटमेंट हुआ, फर्स्ट चेयरमैन थे जो जी। इसके बाद और अधिकारी बदलते गए, नृपेंद्र मिश्र साहब आए, रवि माथुर साहब आए, फिर ब्रजेश कुमार साहब आए। तो हमने फिर इस बीच में एक संगठन का गठन किया, जो एसोसिएशन बनाई। सब जगह यूनियन होती है, हमने एसोसिएशन का गठन किया, जिसमें फोर्थ क्लास से लेके और जीएम लेवल तक के सभी अधिकारी इसके सदस्य थे। अपनी चीजों को मनवाने के लिए पहला संगठन बनाया गया, जिसका संस्थापक अध्यक्ष सभी साथियों ने मुझे नियुक्त किया, बिना किसी चुनाव के जी। तो उसमें हमने अपनी मांगों के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए और प्राधिकरण के हित के लिए भी चीजों के लिए अपना एजेंडा सेट किया और अपनी मांगे रखनी शुरू की, जिससे कि जो बाहरी लोग जिस तरह से आ जाते थे और ट्रांसफर ना हो या यहाँ विकास ना हो, प्रमोशन ना हो, सभी कर्मचारियों के हित में जो है हम संघर्ष किए हैं और बातें अपनी सभी के हित में साथ बैठ करके अधिकारियों के। जी जी जी। तो किस तरीके से आना जाना होता था जो उस समय लोग काम करते थे? सभी विभागों से अलग हट के यहाँ की कार्यप्रणाली थी, एक प्राइवेट स्ट्रक्चर की तरह ये नौकरी का था, सरकारी से थोड़ा सा ऊपर हट के। अच्छा। इस तरीके से यहाँ काम करने की आदत पड़ी लोगों को। ये ही सिखाया गया स्टार्टिंग में कि भाई किस तरह से आपको संघर्ष करना है, प्योरली सरकारी धरने की तरह ना करके। वो प्रैक्टिस आज तक भी सभी लोगों में जो शुरुआत में आए थे, सभी में उसी तरह की बनी हुई है। उस दौरान का कोई रोचक किस्सा बताओ, जब अधिकारियों के साथ भी आपका किसी तर्क पे बात हुई हो, कोई ऐसी घटना घटी हो जिसको आज तक आप भूले नहीं हो स्टार्टिंग में जी। उस टाइम ऐसी घटना तो क्या बहुत सारी हुई, लेकिन एक मर्जर को लेकर के हमने काफी संघर्ष किया था। सेक्टर 20 में ऑफिस हुआ करता था जब, तो उसमें मिस्टर रिजवी थे जो यहाँ करके
मर्ज हो गए थे, मायावती सरकार आ गई थी उन दिनों, तो बड़ा हमने उसमें बोर्ड मीटिंग को भी रुकवा दिया था उस टाइम, और गेट पे बैठ गए थे सभी लोग इस बात के विरोध में बाहरी विभाग का आदमी या अधिकारी यहाँ पे नहीं होगा, यहीं से जैसे कि प्रमोशन के एवेन्यू बंद हो जाएंगे सभी के, तो इसलिए बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ मर्ज ना किया जाए। उस घटनाक्रम वो हमेशा याद रहती है। उसमें फिर हम लोगों को यूपी सदन में बुलाया गया। बाबूराम जी हुआ करते थे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव। यूपी सदन में मीटिंग हुई, फिर उसमें ये हुआ कि भाई अब हम इनको वापस ले रहे हैं मर्जर को। तो काफी घटनाक्रम इस तरह का चलता रहा। ये 97 की बातें हैं। अच्छा। तो ये सब आते रहे उतार चढ़ाव। उसके बाद फिर सभी चीजों में खैर पॉजिटिव नेगेटिव रहते ही हैं, कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में या स्टाफ के बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में। तो वो एक घटनाक्रम रहा। हाँ, एक अधिकारी का भी एक किस्सा है जिसमें वो जिनको फ्रैक्चर वगैरह हो गया था ऊपर से, जब ट्रांसफर का कोई मामला था, क्या था वो किस्सा, वो भी है याद? हाँ, देसवाल जी हुआ करते थे। हाँ, सचिव थे वो जी, ओम सिंह देसवाल जी। हाँ, उनका भी कुछ था ट्रांसफर और उसका चक्कर था। फिर वो उनको फ्रैक्चर हो गया, तो वो घर से आए थे अपने उसके चक्कर में, पता नहीं क्या था उस स्ट्रेचर पे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो वो भी एक घटना ऐसी है कि वो याददाश्त बनी रहती है सभी लोगों को, जो उन सीन उन्होंने देखा। वो अधिकारियों के बीच का मसला था, जो स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होते हैं, जी, IAS PCS के बीच का अधिकारी थे, स्टाफ थे, उनका कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था उस प्रकार में। तो वो केवल हम लोग तो उसमें मुख्य दर्शक थे और देख रहे थे कि क्या सीन और क्या सिचुएशन भी बनती है अधिकारियों के समीकरण में आपस में। तो वो था ओम सिंह देसवाल जी का प्रकरण था। अच्छा, जिस तरीके से शहर का डेवलपमेंट हुआ उस समय जो पहला ही प्लानिंग रही होगी आपके सामने, वो पहली प्लानिंग क्या थी? क्योंकि आप लोग तो जब उस समय मेरे ख्याल से स्टाफ भी काफी कम रहा होगा और उस समय सारा फोकस उस समय प्लानिंग पे ही रहा होगा। तो कैसे काम शुरू हुआ ग्रेटर नोएडा का? कर्मचारियों को कैसे यहाँ से आना जाना कैसे करना पड़ता था? उन दिनों मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। हाँ। तो अधिकारियों ने एक पेजर चला था। पेजर सभी को, जो फील्ड का स्टाफ था उनको पेजर दिए थे, उसमें मैसेज आ जाता था। मैसेज, उस पेजर को हम लटका के बेल्ट में बांध के रखते थे। तो उस पेजर पे एक मैसेज आता था, तो उससे जाकर के एक टेलीफोन लैंडलाइन होता था, फिर उस पे जाकर के बात करते थे साइट ऑफिस से, जिस भी अधिकारी से कांटेक्ट करना होता था। तो उस पेजर के माध्यम से बात होते थे। फिर बाद में कुछ दिन के लिए एक मोटरोला का एक फोन रख दिया गया वहाँ पे। बड़ी महंगी कॉल होती थी उन दिनों, तो उसका एक क्रेज होता था जी। तो उसमें लिमिटेड बातें, अधिकारियों के मैसेज जो सेक्टर 20 से और साइट के बीच में होते थे, वो पता चल जाते थे कि भाई अब कहाँ जाना है, प्लानिंग किस तरह से और किस फील्ड में क्या समस्या है। मान लीजिए फील्ड में समस्या आ गई है तो उसको कम्युनिकेट करना सेक्टर 20 ऑफिस में। तो ये सब रहता था। और प्लानिंग के हिसाब से अल्फा का शुरुआत सबसे पहले हुई थी, उसी का पोजीशन लिया गया था और वहीं पे एक स्थल कार्यालय बनाया गया था। स्पीड तो ब्रजेश कुमार साहब जब आए, ब्रजेश कुमार साहब के टाइम में, क्योंकि ऑफिस को सेक्टर 20 से यहीं पे शिफ्ट कर दिया गया लगभग 2000 के आसपास, तो साइट ऑफिस पे ही सारे अधिकारी, सीओ, चेयरमैन कम सीओ और एसीओ, सभी लोग अधिकारी यहीं पे आके सेक्टर 20 को छोड़ दिया गया। तो उससे यहाँ पे कमांड जो है सभी अधिकारियों की प्लस इंजीनियर्स की, प्लस जो भी लैंड एक्विजिशन का मैटर हो या प्लानिंग का हो, सब लोगों ने यहीं पे रहते हुए उसको नजदीक से समस्याओं का समाधान कराना शुरू किया, डेवलपमेंट शुरू किया। तो उसमें बहुत तेजी आई और उसका अलग इम्पैक्ट दिखाई दिया सभी को, पब्लिक को। अच्छा, जैसे बगल में नोएडा शहर बस रहा था और वो भी मतलब लगभग उसको भी उस समय मेरे ख्याल से 15 साल हो गए थे, 90 के करीब के 15 साल हो गए थे। तो जब ये ग्रेटर नोएडा बसना शुरू हुआ था तो उस समय कुछ ऐसी भी प्लानिंग की कुछ चीज रही होंगी जो नोएडा में जो कमियां थी उनको यहाँ दूर किया गया ग्रेटर नोएडा में? जी, निश्चित तौर पे जो प्लानिंग में कमियां रह गई थी नोएडा में, चौड़ी सड़कें बनाना ग्रेटर नोएडा के लिए और प्लानिंग को इस तरह से करना कि भाई रेजिडेंशियल है, ये
इंडस्ट्रियल है, उसको मतलब एक जोन तैयार किए गए उस तरह से। नोएडा में ये कमियां जो महसूस की गई, कोई छोटी छोटी इंडस्ट्रियां, फिर रेजिडेंशियल, फिर कोई सिस्टमेटिक नहीं था, क्योंकि पहला सेक्टर था वो स्टेट का। तो उस कमियों को यहाँ पे दूर किया गया। यहाँ पे शहर को इस तरह से बांटा गया कि वहाँ आवागमन के ज्यादा सुविधा हो जाए, इंडस्ट्रियल जोन अलग से हो, रेजिडेंशियल जोन अलग से हो, और आप देखोगे कि इंस्टीट्यूशनल जोन एक अलग से बनाए गए, जिसको नॉलेज पार्क नाम दिया गया। एक अलग से ही नॉलेज पार्क बनाए गए, जिनमें नॉलेज पार्क फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इंस्टीट्यूशनल एरिया नाम अलग से ही बन गया। तो निश्चित तौर पे प्लानिंग में परिवर्तन करते हुए एक अच्छे रूप में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन, ज्यादा चौड़ी सड़कें और सभी व्यवस्थाओं को, इंस्टीट्यूशनल अलग, इंडस्ट्रियल अलग, रेजिडेंशियल अलग, इस तरह का कुछ बनाया गया, जिससे और अप्रोच को भी फोकस किया गया कि भाई चारों तरफ से इसकी अप्रोच ज्यादा अच्छी बन सके। अच्छा, ग्रेट नोएडा की जो कनेक्टिविटी में थोड़ा देर लगी, जैसे ग्रेट नोएडा को नोएडा से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, उसके अलावा ग्रेट नोएडा वेस्ट का इलाका है, उन चीजों को जोड़ने में इतना टाइम लगा कि उसकी वजह से डेवलपमेंट में थोड़ा सा असर पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ इसमें, क्योंकि ये चीजें जो डिपेंड कर रही थी, भाई एक्सप्रेसवे बनना था जो, वो नोएडा के रास्ते से, और नोएडा के पोर्शन में उसका ज्यादा पोर्शन था। हाँ। तो नोएडा का सहयोग की उसमें आवश्यकता थी, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगा। इसी तरह से आप देखेंगे तो गेटोड़ा वेस्ट है, गेटोड़ा वेस्ट को भी डेवलपमेंट के लिए सेकंड फेज में लिया गया। तो सेकंड फेज में लेने की वजह से वो कनेक्टिविटी पे उधर फोकस स्टार्टिंग में नहीं था। पुलिसरा की साइड से ही इसको पहले जोड़ा गया, क्योंकि नोएडा यहाँ तक कनेक्ट हो चुका था, भंगेल और ये यहाँ तक। तो इस वजह से नोएडा का नियरेस्ट पॉइंट जी यही माना जाता था पहले। जो एक्सप्रेस वे का और वेस्ट का पोर्शन है, ये नोएडा ने भी बाद में टेकअप किया। फिर जब ये टेकअप हो गया तो नोएडा का पोर्शन डेवलप होने के बाद फिर यहाँ से कनेक्टिविटी बना दी गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बाद में महत्वपूर्ण बनी। अब वो कुलेसरा वाला हमारा थर्ड पे आ गया पोजीशन पे, जो फर्स्ट पे था पहला रास्ता। बिल्कुल 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 जी। अच्छा, अब हम देखते हैं 30 साल हो गए हैं ग्रेट नोएडा को, और आप शुरुआती दौर से जुड़े हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज जो शुरुआती दौर से अब तक आपको दिमाग में आ रही है कि भाई वो चीज अगर अभी ग्रेट नोएडा में बन जाए तो और बेहतर होगा, और भी कोई सुझाव जो आपके दिमाग में है कि ग्रेट नोएडा में ऐसी कौन सी अभी कमियां आप देख रहे हो सुझाव के रूप में, जिसको बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि ग्रेट नोएडा का अब 28 जनवरी आ रही है, 31वां स्थापना दिवस आ रहा है, तो ऐसे समय में हम क्या आप कहेंगे इसको? जी देखो, ग्रेट नोएडा में तो सच वैसे तो सभी चीजें प्लानिंग के हिसाब से सभी चीजों का समावेश किया गया है। मेट्रो भी आ गई है, रेलवे से कनेक्टिविटी भी है इसकी, नॉर्दर्न रेलवे से वहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है, DMIC और ये सब बन ही रहे हैं इसमें। एक्सप्रेस वे भी काफी कनेक्ट हो गए हैं, अब तो ईस्टर्न पेरिफेरियल है, आपका आगरा से लखनऊ वाला भी है, ये भी है। इसमें मेरा एक जो सुझाव है, पता नहीं प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कमी रह जाती है कि जो प्लानिंग की मजबूरियां हैं, जिनको हो सकता है उनकी मजबूरियां हो, और वो मजबूरियां जो है बाद में शहर के लिए एक तरह से वो खराब हो जाती हैं। एग्रीकल्चर ग्रीन के नाम पे हम कुछ एरिया को इम्पोर्टेंट जगह पे छोड़ देते हैं, और वो बाद में मलिन मस्ती में चेंज हो जाता है, जो शहर की सूरत को बिगाड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि नोएडा और ग्रेट नोएडा के बीच में भी आप देखेंगे तो कुलेसरा और जलपुरा और ये जो एरिया है हिंडन के साथ का, इसको एग्रीकल्चर ग्रीन के नाम पे छोड़ दिया गया, जबकि इसको कहीं और छोड़ा जा सकता था, शहर की स्टार्टिंग वहीं से करते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये बदसूरत जो पोर्शन है बीच का, जहाँ मलिन बस्तियों में या अनऑथराइज कॉलोनियां बस जाती हैं, ये थोड़ा सा इस पे हमें फोकस प्लानिंग को, अधिकारियों को, सभी को करना चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे तो अब एक पैच इसी तरह का 10-12 गांव का यमुना और ग्रेट नोएडा के बीच में एग्रीकल्चर ग्रीन के नाम पे छोड़ दिया है, उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं। एक दिन वो भी खोड़ा बनेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दिन वो भी जो है जलपुरा और कुलेसरा बनेगा। अधिकारियों का इस पे ध्यान नहीं जाता। जिस तरह से हमने
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यदि हम इन डेवलपमेंट ना करते तो वो ग्रेटर नोएडा ये मिश्रक तक बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल खोड़ा ही आ जाता। तो ऐसी जगह जहाँ इस टाइप के डेवलपमेंट की बात हो कि भाई यहाँ अनऑथराइज एक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, उस चीज को पहले सीमांकन करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। बिल्कुल यदि अधिकारी इस पर फोकस करें, ध्यान दें, तो ये एक्टिविटी रुक सकती है। अच्छा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो चल गई और अभी तक जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का इलाका है उसको कनेक्ट नहीं किया गया, जबकि प्लानिंग में ये था कि ये एक रिंग मेट्रो बनेगी जो नोएडा से बाकायदा इधर परी चौक होते हुए और यहाँ बोड़ाकी के पास से होते हुए वापस ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ से होती हुई जाएगी। तो इसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है और जो अगर लागू किया जा रहा है तो उसमें कुछ चीजें अभी डिले पॉइंट पर हैं, इससे भी काफी असर पड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल इसकी अति आवश्यकता है। ये 130 के पैरेलल हमें मेट्रो बनने से जो जितना भी वहाँ मल्टी स्टोरी बना है उन सब लोगों को इससे सुविधा मिलेगी और शहर की तरक्की इस पे काफी डिपेंड करती है कि भाई आवागमन के साधन जो है जितना ज्यादा हो जाएंगे उतना शहर में तरक्की होगी। इसलिए ग्रेटर वेस्ट का मेट्रो का बनना तो अति आवश्यक है और समय से पहले मतलब अभी तक डिले है वो उसको टेकअप कर लेना चाहिए अथॉरिटीज को। और ये जो मेट्रो अभी भी हमारी गटड़ा की चल रही है ये भी मुझे लगता है शायद घाटे में चल रही है, क्योंकि इसके रूट का जो डिसीजन हुआ वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहा होगा। यदि ये सीधा एक्सप्रेस वे के साथ बनता तो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होता और ये कहीं ना कहीं इसमें अभी भी इसको जोड़ दिया जाए सीधा। हाँ, अभी भी ये लिंक नहीं किया। अभी भी जब वहाँ उतरते हैं तो वहाँ से पैदल चल के आदमी दूसरी मेट्रो में जाता है, उसको डायरेक्ट भी कनेक्ट नहीं किया गया, उसका भी दिक्कत है, उसका भी असर पड़ रहा है इस पे। बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक तो घुमाव फिराव होकर के समय लगता है, दूसरे कनेक्टिविटी सीधी नहीं है। बिल्कुल। तो यदि इसको सीधा कनेक्ट कर दिया जाए और इधर वेस्ट से जोड़ दिया जाए बोड़ाकी तक, तो ये शहर मैं समझता हूँ सबसे अच्छा शहर होगा। कनेक्टिविटी के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, खुलेपन और ग्रीन के हिसाब से। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। आपने ग्रेटर नोएडा की उन यादों को खंगाला और अपनी बातों को सामने रखा, हमारे श्रोताओं को उससे रूबरू कराया और अब उम्मीद है कि ग्रेटर नोएडा में जो लोग रह रहे हैं उनको पता चलेगा कि ग्रेटर नोएडा जैसे बसा था किस तरीके की लोगों को कसरत करनी पड़ी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। ठीक, अच्छा, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ग्रेटर नोएडा एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे सतपाल भाटी जी को, जिन्होंने ग्रेटर नोएडा की 30 साल के सफर की कुछ ऐसे अनसुने किस्से आपके सामने रखे कि आपको बड़े रोचक लगे होंगे और ग्रेटर नोएडा शहर की ऐसी ही कहानियों को उजागर करता रहेगा। यह हमारा विशेष सीरीज ग्रेटर नोएडा कल, आज और कल हर सोमवार सुबह 10 बजे सुनना न भूलें। अगली कड़ी में फिर नए ऐसे ही शिल्पकार के साथ हम आपको जोड़ेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।